किसान भाई और बहनों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र सुदेश श्रीवास्तव। किसान भाइयों, इस समय सब्जी और फल तो बहुत सस्ते चल रहे हैं। ये बात खाने वालों के लिए तो बड़ी अच्छी हो सकती है, लेकिन जो लोग उगाते हैं उनको थोड़ा सा कष्ट हो सकता है। तो आइए बात ऐसी करें जो उगाने वाले को भी अच्छे लगे और खाने वालों को भी अच्छे लगे। आज हमारे साथ भारत सरकार के खाद्य एवं पोषण बोर्ड के निर्देशन अधिकारी राजेंद्र सिंह जी हैं, जो हमको बता रहे हैं कि कैसे हम सब्जियों और फलों को लंबे समय के लिए सुरक्षित रख सकें, ताकि आड़े वक्त पर उनका उपयोग करके हम उनका स्वाद भी ले सकें और उसके गुण भी पूरे प्राप्त कर सकें। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार राजेंद्र सिंह जी, जैसा कि हमने कहा कि फल और सब्जी का परिरक्षण करना और उसका मूल्य संवर्धन करना, ये थोड़े से कठिन शब्द हो सकते हैं हमारे किसान भाइयों के लिए। इनको आसान करके बताइए कि ये क्या है। देखिए, परिरक्षण जो है बहुत आसान सा उसका अर्थ होता है। जब हम खाने पीने की चीज़ों को लंबे समय तक संभाल के रखना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो इसे हम परिरक्षण कहते हैं। उदाहरण के लिए हम हमारे घर परिवारों में देखते हैं कि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग पूर्व काल से ही, आदिकाल से ही खाद्य पदार्थों को संरक्षित करते हुए आ रहे हैं, उनको लंबे समय तक उपयोग के लायक बनाते हुए आ रहे हैं। और ये जो उसको लंबे समय तक उपयोग में बनाए रखना, ये जो प्रक्रिया है, इसी को हम परिरक्षण कहते हैं। जी जी। तो अब हम देख रहे हैं कि पापड़ हुआ, मुरब्बा हुआ, चटनी, अचार, शरबत, ये सब चीज़ें हैं, किस घर में नहीं होते होंगे। और जब भी हम कहीं जाते हैं मेहमानी करने, तो सबसे पहले हमारे पास कुल्हड़ी, पापड़ और चिप्स आ जाते हैं। तो क्या ये भी सब्जियों का परिरक्षण है? ये भी परिरक्षण का एक प्रकार है। और आने वाले दिन हमारे त्योहारों का समय है, तो हम देखते हैं कि हमारे घर में चीनी के और शक्करपारे बनाए जाते हैं। तो शक्करपारे भी भोजन को हम परिरक्षित करके रख लेते हैं, उनको गांठिए के रूप में, शक्करपारे के रूप में, मठरी के रूप में, और ये लंबे समय तक हम इनको उपयोग में लेते आते हैं। तो यही एक परिरक्षण के सबसे अच्छे उदाहरण है। और हमारे घर में अचार बनते हैं, बड़ी बनते हैं, पापड़ बनते हैं, शरबत बनते हैं विभिन्न प्रकार के। ये बहुत आसान तरीके हैं और इनको हम दैनिक जीवन में उपयोग में लाते रहे हैं। निश्चित रूप से लंबी यात्राओं पे आज भी लोग बाग जाते हैं, बल्कि हम कह रहे हैं कि विदेश जब जाते हैं तब भी साथ में कुछ ऐसी चीज़ें बना कर ले जाते हैं जो बहुत सूखी सी होती हैं, और परिरक्षित करके उनको लंबे समय तक वो खा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे ग्रामीण अंचलों में भी हम देखते हैं कि इस प्रकार के खाद्य पदार्थ तैयार किए जाते हैं, जो बड़े आसानी से या तो सुखाकर तैयार कर लेते हैं, या उनमें नमक की मात्रा के द्वारा परीक्षित कर लेते हैं। कभी कभी हम चीनी के द्वारा परीक्षित करते हैं। धूप में सुखाकर भी जो चीज़ों को इस्तेमाल में लाते हैं, जैसे मिर्ची है या हल्दी है, धनिया पाउडर है, ये भी तो सब्जियों का परिरक्षण ही है। तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें उपयोग में आती हैं, आपने कहा कि नमक और शक्कर, ये दोनों बड़े अच्छे परिरक्षक हैं। यानी ये चीज़ों को संभाल के रखने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको समर्थन देने के लिए, लंबे समय तक सुरक्षित रखने की सबसे ज़रूरी चीज़ें, और बहुत सस्ती हैं, हर घर में पाई जाती हैं। जी हाँ। तो हम जानना चाहते हैं कि इस समय जो मौसम में सब्जियां आ रही हैं और बहुत सस्ती हैं, मेथी बहुत सस्ती है, गोभी बहुत सस्ती है, लोग बाग खा के बोर होने लगे, लेकिन जब ये ख़त्म हो जाएंगी 2 महीने 3 महीने बाद, तो हमें इनकी याद बहुत आएगी। क्या तब भी हम इनको सुरक्षित रख के उपयोग कर सकेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। ये समय है कि हम फल और सब्जियों को संरक्षित करके रखें, क्योंकि आमतौर पर जो शीतकाल का समय होता है, तो हमारे यहाँ काफ़ी मात्रा में सब्जियां आती हैं और बहुतायत में आती है। गाजर है, मूली है, मटर है, जैसा आपने बताया मेथी की भाजी है, भतुआ है, चौलाई है, इनकी पत्तियां हैं, पालक की पत्ती है, इन सभी को हम सहेज के रख सकते हैं। और सहेज के रखने के लिए बहुत आसान तरीके हैं, घरेलू उपाय हैं। हमारे यहाँ घर में बहनें करती हैं, हमारी किसान बहनें करती हैं। वो उसको काट के, धो के और उसको सुखा लेती हैं। और सुखाने का तरीका है कि उसको बहुत ज़्यादा कड़ी धूप में नहीं सुखाया जाता, बल्कि उसके ऊपर एक मलमल का कपड़ा या पतली चादर जैसी डाल दी जाती है, ताकि उसका रंग और स्वाद वो ना खराब हो। हमारा उद्देश्य परिरक्षण का यही होता है कि कम से कम कोशिश करें कि उसके जो पोषक तत्व हैं वो हमें भरपूर मात्रा में मिले, और साथ ही साथ उसके रंग और स्वाद में भी अंतर ना आए। राजेंद्र सिंह जी, मटर की अगर हम बात करें, मटर अभी तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रही है, लेकिन जब हमें 3 महीने बाद ज़रूरत पड़ेगी तो हम फिर बाज़ार से पैकेट्स खरीद के लाएंगे, वो हमें बहुत महंगे पड़ेंगे। तो क्या हम घर पर भी मटर को उसी तरीके से
परिरक्षित कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं कि हमको 3 नहीं 6 महीने बाद भी अच्छे से मिल पाएँ? देखिए, मटर को तो घरेलू स्तर पर बहुत आसानी से संभाल के रखा जा सकता है, परिरक्षण किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कई बहनें तो जब मटर आती है तो उसको कई मात्रा में उसके मैच्योर बीज यानी कि जो परिष्कृत उसके जो दाने हैं उनकी छटाई कर ली जाती है, और छटाई करने के बाद इसको आप पॉलीथीन में फ्रीज़र में यूं ही रख सकते हैं, और यदि आप रख देते तो भी वो 4-5 महीने तक ख़राब नहीं होती है। लेकिन आप चाहते हैं कि इसको और लंबे समय तक उपयोग करें तो हम सुखाकर भी रखते हैं मटर को। सुखाने का तरीका हमारी बहनें जानती है, बहुत आसान तरीका होता है कि उसको उबलते पानी में 2 या 3 मिनट के लिए एक पोटली बनाकर डाल दीजिए दानों की, और 2-3 मिनट बाद उसको निकाल लीजिए। निकालने के बाद उसको हवा लगा दीजिए, जिससे उसका रंग और स्वाद वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है और स्वादिष्ट मटर मिल जाती है हमको। राजेश सिंह जी, टमाटर जैसी सब्जियां होती हैं जो रसीली होती हैं, क्या इनको भी हमें सुखाकर संरक्षित कर लेना चाहिए? क्योंकि टमाटर अभी 5 रुपये किलो है और उसके बाद 50 रुपये किलो होते हैं, देर नहीं लगेगी? जी हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुतायत में जब फसल आ जाती है तो हमारे किसान भाइयों को नुकसान होता है। कई बार ऐसा होता है कि उसको तुड़वाना और तुड़वा के बाज़ार तक ले जाना ये मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में चाहिए कि हमारे किसान भाइयों को इस बात की ज़रूर जानकारी हो कि टमाटर के को हम प्रसंस्कृत कर सकते हैं, टमाटर के हम प्यूरी बना सकते हैं, और चाहे तो हम उसका केचप भी बना सकते हैं, जिसे टमाटर सॉस वगैरह कहते हैं, वो बना लीजिए। और इवन टमाटर को काट के उसके पत्ती पत्ती स्लाइस करके उसको सुखाया जा सकता है, और सुखाने के लिए आजकल तकनीक भी उपलब्ध है और अनेक तरीके के ड्रायर्स भी उपलब्ध है। बहुत छोटी मात्रा में छोटे छोटे ड्रायर्स भी आते हैं किसान भाइयों के लिए, और ख़ास तौर से यदि सोलार आधारित ड्रायर है तो क्या बात है, उसमें ईंधन भी नहीं लगता है, हमें ईंधन की भी बचत होती है, और उसको सुखा के इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका पाउडर बना के पैकिंग की जा सकती है, और इसके बाज़ार में काफ़ी संभावना है। तो ये तो हो गई टमाटर की बात, लेकिन इस समय बस अब प्याज और लहसुन नया आने वाला है, और फिर अगर रेट नहीं मिले तो पिछले साल बड़ा नुकसान हो गया था। इस साल पहले से ही हमारे किसान भाई चेत जाएं और लहसुन को लंबे समय के लिए अपने घर के लिए भी सुरक्षित रख लें, ऐसा क्या कुछ किया सकता है? हाँ, लहसुन है, अदरक है, प्याज है, हमको इनके परीक्षण के लिए कोशिश करनी चाहिए, और सरकारें इसके ऊपर बहुत ध्यान दे रही है। प्याज के जो कृषक हैं उनको गत वर्षों में काफ़ी नुकसान भी हुआ है, लेकिन प्याज को भी संभाल के रखा जा सकता है। कुछ बड़े पैमाने पे भी रखा जा सकता है और घरेलू स्तर पे भी। यदि हम पहले घरेलू स्तर की बात करें तो प्याज को यदि खुली जगह पर, सूखी जगह पर हम रखते हैं तो काफ़ी समय तक वो बनी रहती है। इसी प्रकार लहसुन भी है, लहसुन को हम पाउडर भी तैयार कर सकते हैं, और आजकल लहसुन का पेस्ट की बड़ी मांग है। यदि लहसुन का पेस्ट बना लिया जाए और उसको बहुत मामूली से जो रसायन है जैसे पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट, इनका इस्तेमाल करके लंबे समय तक उस पेस्ट को संरक्षित करके रख सकते हैं। तो ये छोटे छोटे से आपने रसायन, अब जैसे आपने सोडियम बेंजोएट बताया, तो ये बाज़ार में आराम से मिल जाते हैं? बहुत आसानी से बाज़ार में उपलब्ध हैं। ये किसी भी अब आजकल तो किसी भी किराने वाले की दुकान पे या पंसारी की दुकान पे आसानी से सोडियम बेंजोएट मिल जाता है। और कभी कभी ऐसी भी स्थिति होती है कि हमारे किसान भाई नाम बताना भूल जाते हैं कि भाई सोडियम बेंजोएट क्या होता है। तो यदि वो दुकानों पर जाकर ये कहते हैं कि भाई हमको टमाटर के सॉस में डालने वाला पाउडर दे दो, तो बड़े आसानी से मिल जाता है। अच्छा, ऐसे टाटरी बड़ा फेमस है। टाटरी भी बहुत फेमस है और जी काफ़ी काम में आती है, खास तौर से जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसका बहुतायत में इस्तेमाल होता है। राजेश सिंह जी, ये बात सामान्य सब्जी की हुई, लेकिन अगर हम टमाटर को लंबे समय तक परिरक्षित करना चाहते हैं, आपने कहा केचप और सॉसेस बनाना है, आप तो बड़े उसके विशेषज्ञ हैं, इसके बारे में हमको बता देंगे तो हमारी किसान बहनें खुश हो जाएंगी। जी हाँ, जी हाँ, मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि टमाटर का सॉस बनाना, केचप बनाना एक बहुत ही आसान प्रक्रिया है, जिसके अंदर हम बनाने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले तो अच्छे टमाटर की ग्रेडिंग कर ली जाए। लाल और पके हुए टमाटर को अलग कर लिया जाता है, और अलग करने के बाद देखिए घरेलू स्तर पे बनाना बहुत आसान है। थोड़े से बड़े पैमाने पे बनाएंगे तो हमको मशीनों की ओर जाना पड़ेगा। हम घरेलू स्तर पे तो घरेलू की हम बात कर लें, चाकू से काट कर उसको और उसको पीस के बना सकते हैं। बनाने का एक मैं छोटा सा एक प्रोसेस बता देता हूँ हमारे किसान बहनों के लिए। टमाटर को छांट लीजिए, लाल और पके हुए टमाटर अलग कर लीजिए, उनको बारीक बारीक टुकड़ों में काट लीजिए, और काटने के बाद उसको आँच पर रख दीजिए। धीमे आँच पे लगभग 20 से 25 मिनट तक उसको अच्छी तरीके से पकाएं, और जब वो अच्छी तरीके से पक जाता है तो ठंडा होने दें,
और इस प्रकार की एक छन्नी से, जैसे कि घर में चावल चुनने की जो छन्नी होती है, उस तरह की छन्नी से उसको छानने से क्या होगा कि उसके जो छिलके हैं वो अलग हो जाएंगे और उसके बीज अलग हो जाएंगे। तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा टमाटर का पल्प या उसका गूदा। अब इस गूदे को हम 10% चीनी के साथ में मिलाकर पका सकते हैं। तो जैसे अगर उदाहरण के लिए 10 किलो हमने टमाटर लिया है तो उसमें 1 किलो शक्कर यदि हम डाल देते हैं और डालने के बाद पकाइए और उसको गाढ़ा होने तक पकाएं। गाढ़ा होने का बहुत आसान सा एक जांच की जा सकती है कि कितना गाढ़ा हो गया है। हम गाढ़ा क्यों कर रहे हैं? ताकि उसके अंदर जितनी भी नमी की मात्रा है, पानी की मात्रा है, वो निकल जाए। तो उसको जांचने का एक तरीका है कि जब पकते हुए जो पदार्थ जो पक रहा है, टमाटर की जो पेस्ट है चीनी के साथ जो पक रही है, उसको थोड़ा सा चम्मच में निकाल के एक प्लेट में डालें। और जब हम प्लेट में डालने के बाद उसको आड़ा करेंगे तो वो उसमें से यदि पानी होगा तो वो पहले बह जाएगा जी। और हमें वो पानी बहने से रोकना है, इतनी देर तक पकाना है। ये उसका एक टेस्टिंग का पॉइंट है। वहाँ तक यदि हम उसको पका देते हैं तो हमारा टमाटर का सॉस बनकर तैयार है। अब इसके अंदर कुछ मसाले डाले जा सकते हैं, जैसे काली मिर्ची है, लौंग है, कुछ मात्रा में जीरा पाउडर है, ये डाले जा सकते हैं। और स्वाद जिसको जैसा अच्छा लगे अपने स्वाद के अनुसार इसमें ये मसाले इत्यादि मिला लें और गरम गरम इसको कांच की बोतलों में भर के रखें। इसके अंदर भी हम सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि अगर कमोवेश कोई कमी रह जाती है, इसमें पानी की मात्रा रह जाती है, तो सोडियम बेंजोएट उसके पानी को सोख लेता है। राजेश जी, हमारे प्रदेश में अब आंवला बहुत ज़्यादा होने लगा है, हमारे यहाँ आम का भी प्रदेश इसको कहा जाता है। ये सब जब आते हैं और किसान बहनें हमारी जब अचार बनाती हैं तो क्या कुछ असावधानियाँ रह जाती हैं कि उनका अचार सड़ जाता है? देखिए, अचार बनाने की जो प्रक्रिया बहुत आसान है। हमारे यहाँ की बहनें माताएं लंबे समय से बनाती हुई आ रही हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से बनता है। मध्य प्रदेश में अचार बहुत ही प्रसिद्ध है और आंवले का अचार या आम का अचार या नींबू का अचार, ये बहुत ही आसान प्रक्रियाओं से बन जाते हैं। वास्तव में हम क्या करते हैं कि यदि नमक की मात्रा उसके अंदर पर्याप्त है तो हमारा अचार खराब नहीं होता है। और दूसरी बात, हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा अचार खराब क्यों होता है। तो खराब होने के पीछे कारण रहते हैं कि उसके अंदर पानी की मात्रा, नमी की मात्रा, और नमी की मात्रा जो है बैक्टीरिया को आकर्षित कर लेती है। हो सकता है फलों का चुनाव भी आपने अच्छा नहीं किया हो। हाँ, यदि बीमार फल हो सकते हैं, यदि आंवले लिए हमने, रगीले आंवले हैं या उसमें पहले से ही कुछ बैक्टीरिया लगे हुए हैं, तो वो निश्चित रूप से खराब, पहले से ही खराब चीज़ को परीक्षण करना और भी मुश्किल होगा। तो बेहतर है कि हम अच्छे फलों का चयन करें और उसको सावधानी के साथ में नमी रहित वातावरण में तैयार करें। नमक की मात्रा यदि हम पर्याप्त 10% के आसपास यदि नमक की मात्रा रखते हैं तो हमारा कोई भी अचार खराब नहीं होता। फल तो गीले होने ही नहीं चाहिए। हाँ, पहली बात है, फल बिल्कुल गीले नहीं होने चाहिए और उनको हल्का सा पोंछ के सुखा भी लेना चाहिए ताकि नमी की मात्रा ना रहे। नमी से ही उसमें फंगस, फफूंद इत्यादि लगेगी और वो खराब होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। और फिर हम उसके अंदर तेल डालते हैं और तेल जो है खटास पैदा करता है नमक के साथ मिलकर, जिसके अंदर की खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहता है। तो हमारे अचार बनने की प्रक्रिया ही यही है कि हम उसके अंदर खटास पैदा करें, क्योंकि आप और हमारे किसान भाई सभी जानते हैं कि खटास जो है वो बैक्टीरिया को आने से रोकती है और हमारे खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहते हैं। और अगर फिर भी खराब हो जाता है तो पड़ोसन को दोष ना दें, छाया किसी की नहीं पड़ के खराब होती है। कई बार बहनें हमारी यही सोचती हैं कि वो फलाने की छाया पड़ गई थी इसलिए खराब हो गया। तो ये धारणा तो बिल्कुल मिटा दें इसको। ये धारणा बिल्कुल गलत है कि किसी के हाथ का अचार रुकता ही नहीं है, ख़राब हो जाता है, या किसी की नज़र ख़राब है इससे ख़राब हो जाता है, या अचार बनाए तो किसी पड़ोसन को आने ना दे। इन बातों से इसका कुछ लेना देना नहीं है। बस केवल हमें स्वच्छता का ख्याल रखना है, सफाई का ख्याल रखना है और नमी का ख्याल रखना है। और जिन मर्तबानों में हम अचार भर के रखते हैं उनको भी हमको धूम्रीकरण कर देना चाहिए या उनको अच्छे से धूप में सुखा लेना चाहिए ताकि उसके अंदर बिल्कुल भी नमी की संभावना ना रहे। और अब थोड़ा सा रुक जाइए, हमारे किसान बहनें और हमारे दर्शक थोड़ा सा विराम ले लें और इसके बाद बहुत जल्दी से आके हम अगली किसी बात पर अगली कोई चीज़ तैयार करेंगे राजेंद्र सिंह जी के साथ मिलकर। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ?
अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। हमारे किसान भाई बहनों के लिए कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज हम बता रहे हैं, बहुत रोचक वार्ता हो रही है, कैसे अचार, चटनी, मुरब्बे, जैम, जेली बनाएं जिससे कि आप फलों और सब्जियों को लंबे समय के लिए सुरक्षित रख सकें। जेली की बात कर लें, कितनी आसानी से जेली बना सकते हैं और क्या घर पर बनाई सकती है? जेली भी घर पे बनाई जा सकती है, थोड़ा बहुत उसके लिए प्रयास ज़रूरी है। यदि प्रयास करते रहेंगे तो घर पे हम जेली भी बना सकते हैं। और ख़ास तौर से इन दिनों अमरूद यदि मिलता है, जामफल जिसे कहते हैं, उसकी जेली घर में बनाई जा सकती है। कैथा कहते हैं, कबीट कहते हैं, उसकी भी जेली घर में आसानी से बनाई जा सकती है। आलू बुखारा है, उसकी भी जेली घर में बनाई जा सकती है। और करोंदे बहुत ही स्वादिष्ट फल होता है, विटामिन सी से भरपूर होता है, उसके भी हम घर में जेली बना सकते हैं। क्या कुछ खास ध्यान रखना पड़ेगा? जेली बनाने के लिए भी हमको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है। और जेली वास्तव में फलों के रस से नहीं बनती है, बल्कि उसके अंदर एक पैक्टिन नामक पदार्थ रहता है, हम उसको निकालते हैं। उसका निकालने का तरीका यह होता है कि मान लीजिए हम अमरूद की जेली बनाना चाह रहे हैं, तो गद्दर अमरूद जिसे कहते हैं हम, बहुत ज़्यादा पिलपिले या पके अमरूद नहीं, जो प्री मेच्योर फ्रूट होता है, थोड़ा सा कसा हुआ फल, उस फल के हम बारीक बारीक टुकड़े कर लेते हैं और इन टुकड़ों को पानी में डाल के, बराबर मात्रा में पानी में डाल के, इनको लगभग 30 से 35 मिनट तक हम उबालते हैं। अब उबालने से क्या होता है कि इसका पैक्टिन निकल के पानी में आ जाता है और फिर इसको हम कपड़े के द्वारा छान लेते हैं। इसमें होता ही है कि जो फल है उसका गूदा तो हम दूसरे कामों में ले सकते हैं, उसको खा भी सकते हैं और उसकी चटनी इत्यादि बना सकते हैं। और जो इसका पैक्टिन जो पानी के साथ में निकल के आया, जेली हम इससे बनाते हैं। और इसके अंदर भी 10 से 15% हम शुगर लेते हैं और शुगर को लेकर और उसको उच्च तापमान पर उबालते हैं, लगभग 112 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। तब वो जेली के फॉर्म में आने लगता है और ठंडा कर दिया जाता है, मन चाहे प्यालियों के अंदर जमा दिया जाता है और उसी के आकार की वो जेली बनकर तैयार हो जाती है। राजन जी, जेली खाना वैसे तो स्वाददार होता ही, हर किसी को, बड़े छोटे को अच्छा लगता है, बुजुर्गों को भी बहुत अच्छी लगती है, बड़ी आसानी से खा सकते हैं। क्या इसमें फलों के गुण बराबर मिलते हैं, मतलब स्वास्थ्यकारी गुण भी सुरक्षित रहते हैं? जी हाँ, देखिए हमारा उद्देश्य जब हम प्रसंस्करण करते हैं खाद्य पदार्थों का और ख़ास तौर से परिरक्षण जब उसके अंदर करते हैं, तो परिरक्षण में हमारी कोशिश ये रहती है कि उसके जो स्वाद है, मूल स्वरूप है और उसके पोषक तत्व हैं, उसको कम से कम नुकसान पहुँचे। और यह हमें नहीं भूलना चाहिए कि ताज़ा फल हमेशा हमारे लिए सबसे अच्छा है। ताज़ा फल और जो हमको तुरंत मिलता है, हम लेके उसका इस्तेमाल करते हैं, वो सबसे अच्छा है। लेकिन हम बात करते हैं उन दिनों की जब हमें वो फल मिलता ही नहीं है। अब जिन दिनों में हमें वो फल मिलता नहीं है, तो उसका बने हुए जो पदार्थ हैं, जैसे आपने बताया जेली है या जैम है, उनका इस्तेमाल करके हम उसके पोषक तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने बातचीत की राजेंद्र सिंह जी से और उनसे हमने जाना जैम, जेली, टमाटर और बहुत सारी चीज़ें बनाने के उपाय। और ये तो घरेलू उपाय हैं। अगर हम इसको बड़ा रूप देना चाहें, व्यावसायिक रूप देना चाहें, हम मशीनों के ज़रिए इसको बड़े रूप में करना चाहें, तो एक अच्छा खासा रोज़गार ये देने का साधन बन सकता है। हमें उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहन ज़रूर इस दिशा में सोचेंगे और घर पर बैठ के ही एक छोटा सा रोज़गार आप शुरू ज़रूर से करने का प्रयास करेंगे। अपने लिए तो आप कुछ कर ही पाएंगे, खाने की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए तो ऐसे सारे उपाय अपनाएंगे ही सही। इसी के साथ हम चाहेंगे विदा लेते हैं राजेंद्र सिंह जी से और चलते चलते देख लेते हैं हमारे कृषि समाचार।
नमस्कार किसान भाइयों, बहुत स्वागत है आपका खबरें खेती में। आइए शुरुआत करते हैं प्रमुख समाचारों के साथ। किसानों के लिए लाभकारी बजट, मिलेट आज की जरूरत, नैनो उर्वरकों को बढ़ावा, हाइड्रोपोनिक खेती ने बदली किसानों की तकदीर और गाय भैंस खरीदने के लिए मिलेगा अनुदान। और आइए किसान भाइयों, खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे किसानों के लिए लाभकारी बजट की। किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने प्रदेश सरकार के बजट को खेती किसानी के लिए लाभदायक बताया है। श्री पटेल ने कहा कि डिफॉल्टर किसानों का सहकारी समितियों का ब्याज अब सरकार भरेगी। इसके लिए बजट में 2,500 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए 3,200 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। बजट में फसल बीमा योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपए, बिजली बिलों पर सब्सिडी के लिए 13,000 करोड़ सहित किसानों के लिए संचालित अन्य योजनाओं में अलग से प्रावधान किए गए हैं। मिलेट आज की जरूरत। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मिलेट आज की ज़रूरत है क्योंकि ये पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। वर्तमान परिवेश में घर हो या बाहर, हमारे पास भोजन तो उपलब्ध है, लेकिन उसमें ज़रूरत के हिसाब से पोषक तत्वों की कमी है। पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा भोजन में रहे, इसके लिए थाली में श्री अन्न होना बेहद ज़रूरी है। श्री तोमर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के अंतर्गत आयोजित नेशनल मिलेट कॉन्फ्रेंस के शुभारंभ समारोह को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। श्री तोमर ने कहा कि मिलेट फसल वर्षा पर आधारित होती है, जिससे कम खर्च व कम पानी में उगाया जा सकता है। छोटे किसान भी बंजर धरती पर इसका उत्पादन कर सकते हैं। मंत्री दिनेश कुलकर्णी ने कहा कि श्री अन्न आज हर थाली की जरूरत है। मोटे अनाज के उत्पादन, प्रसंस्करण और निर्यात के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इससे किसान जागरूक हो सकेंगे और मोटे अनाज की खेती को अपनाएंगे। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर पी.के. मिश्रा ने कहा कि संगोष्ठी से प्राप्त जानकारी किसानों के लिए उपयोगी साबित होगी। नैनो उर्वरकों को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण विभाग ने राज्य सरकारों को नैनो उर्वरकों के प्रयोग की सलाह दी है। नई दिल्ली में आयोजित कृषि और किसान कल्याण तथा उर्वरक विभाग की बैठक में बताया गया कि ICAR द्वारा किए गए परीक्षणों में नैनो उर्वरकों को उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं। बैठक में अधिकारियों ने कहा कि नैनो उर्वरकों और अन्य अभिनव उर्वरकों जैसे कि सल्फर कोटेड यूरिया, ट्रिपल सुपर फास्फेट, शीरे से प्राप्त पोटाश, जैव उर्वरकों आदि के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नैनो उर्वरकों के उपयोग से पौधों का बेहतर पोषण होता है। राज्यों के प्रतिनिधियों ने इस मौके पर बताया कि किसानों को नैनो उर्वरकों के प्रयोग से उपज और गुणवत्ता के मामले में अच्छे परिणाम मिले हैं और वे पोषक तत्व प्रबंधन और नैनो यूरिया के उपयोग के संबंध में प्रयास किए जा रहे हैं। और आइए अब नजर डालेंगे हाइड्रोपोनिक खेती ने कैसे बदली किसान की तकदीर। हर देश में खेती की अलग अलग तकनीक अपनाई जाती है। इजराइल में खेती की बात की जाती है तो हाइड्रोपोनिक तरीके से, हाइड्रोपोनिक अर्थात बिना मिट्टी के पौधे उगाना, जी हाँ, केवल बालू अथवा कंकड़ों के बीच नियंत्रित जलवायु और पर्याप्त पानी में ये खेती की जाती है। रतलाम जिले के किसान अरविंद धाकड़ इसी तकनीक का उपयोग करके खूब लाभ कमा रहे हैं और अन्य लोगों को भी प्रशिक्षित कर रहे हैं। इजराइल दौरे के दौरान अरविंद धाकड़ वहां की खेती की पद्धति से इतने प्रभावित हुए कि लौट कर आकर उन्होंने इसे अपना लिया। प्रदेश भर में अपनी ही इस अनोखी नर्सरी के मालिक श्री धाकड़ ने खेतों में स्ट्रॉबेरी की मिठास तो पालक, धनिया के साथ ही अन्य सब्जियों की खुशबू, हाइड्रोपोनिक खेती में पाइप के अंदर ही पौधे लगाए जाते हैं, जिससे खेतों की जुताई, खरपतवार जैसे खर्चों से बचा जा सकता है। और आइए बात करेंगे गाय भैंस खरीदने के लिए अनुदान की। प्रदेश सरकार ने अब मुख्यमंत्री दुधारू गाय प्रदाय कार्यक्रम को बदलते हुए मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय कार्यक्रम के रूप में लागू कर दिया है। योजना में अब लाभार्थी को दुधारू गाय के अलावा भैंस खरीदने के लिए भी अनुदान दिया जाएगा। इसके साथ ही गाय भैंस खरीदने के लिए दिए जाने वाले अनुदान में भी बढ़ोतरी की गई है। मध्य प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल ने कहा कि योजना के अंतर्गत प्रत्येक पशुपालक को 2 दुधारू पशु, गाय या भैंस दिए जाएंगे। कार्यक्रम में 90% शासकीय अनुदान दिया जाएगा और लाभार्थी को सिर्फ 10% राशि ही देनी होगी। क्रय किए गए सभी पशुओं का बीमा भी योजना के तहत किया जाएगा। और इसी के साथ किसान भाइयों, खबरें खेती में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। तो किसान भाइयों, हमने देखा खबरें खेती की और इससे पहले हमने फल और सब्जी परिरक्षण पर बड़ी रोचक बातचीत की। आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा
और घर पे जो इस समय फल सब्ज़ी वगैरह बच रहे हैं और बाज़ार में बहुत आसानी से सस्ते फल सब्ज़ी मिल रहे हैं, उनको कैसे हम लंबे समय तक सुरक्षित रखें और इसको एक व्यवसाय का रूप भी कैसे दिया जा सकता है, आज इसके बारे में एक बहुत अच्छी पाठशाला यहाँ पर आयोजित की गई। हमें उम्मीद है कि आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा। तो इसी के साथ हम आपसे आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार।